हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ज्ञान विज्ञान बाय डीएस गुणावत। आज की इस ऑडियो बुक के वीडियो में हम मुझे बनना यूपीएससी टॉपर जो कि निशान जैन जो कि आईएसएम के द्वारा लिखी गई है, उनमें से हम अध्याय 4 और अध्याय 5 करेंगे। अध्याय 4 जिसका नाम है क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें और कैसे पढ़ें, स्टार्ट करते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की पूरे मन से तैयारी करने की इच्छा रखने वालों के मन में स्वाभाविक रूप से उठने वाला मार्के का सवाल यह है कि आखिर क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें। साथ ही जो कुछ भी करना, कुछ पढ़ना है उसे पढ़े तो कैसे। क्या यूपीएससी की परीक्षा के लिए पढ़ाई का तरीका बाकी परीक्षाओं की तुलना में कुछ अलग है या कमोबेश वैसा ही है। अपनी अध्ययन सामग्री में किन किन पुस्तकों और पत्रिकाओं को जरूर शामिल करें। किसकी सामग्री को नज़रअंदाज कर सकते हैं और किस सामग्री को बिना पढ़े काम चल जाएगा और किसे न पढ़ना बेहतर रहेगा। कहीं ऐसा न हो कि बाकी लोग कोई सामग्री पढ़ लें और मैं उसे छोड़कर दौड़ में पीछे रह जाऊं। किसी भी युवा अभ्यर्थी के मन में उठने वाला ये सवाल मुझे भी तैयारी के दौरान मचते रहे हैं। मुझे लगता है कि यूं तो देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि उपयुक्त विभिन्न सवालों के जवाब देने के लिए कोई सर्वमान्य और सटीक पुस्तक सूची बनाना मुश्किल है। सिविल सेवा परीक्षा की प्रकृति इतनी डायनेमिक है कि इसको लेकर कोई भी भविष्यवाणी या क्यास लगाना बेमानी ही है। पर फिर भी नए पैटर्न में उल्लिखित पाठ्यक्रम के अनुरूप उत्कृष्ट और प्रामाणिक सामग्री की एक ऐसी सूची तो बनाई ही जा सकती है जिससे परीक्षा की विषयनिष्ठता यानी कि सब्जेक्टिविटी की थाप पाकर उसे कुछ वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी की ओर ले जाया जा सके। पुस्तकों और स्रोतों की सूची। हिंदी माध्यम के यूपीएससी अभ्यर्थी अक्सर यह जानना चाहते हैं कि हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें। मैंने अपनी समझ, अध्ययन और अनुभव के आधार पर पुस्तकों एवं अन्य स्रोतों की यह सूची तैयार की है। यह सूची न तो अंतिम है और न ही बेस्ट। इनमें से आप अपनी सुविधा व तैयारी के स्तर पर मुताबिक जोड़ घटाव कर सकते हैं। यह भी ध्यान रहे कि यह सूची संकेतात्मक है और इनमें से प्रत्येक स्रोत को पढ़ना, लिखना व देखना अनिवार्य नहीं है। पुस्तकें। सबसे पहला इतिहास। कक्षा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास और विपिन चंद्रा की आज़ादी के बाद का भारत। भूगोल। कक्षा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी। इसके बाद यदि जरूरत पड़े तो महेश चंद्र बर्णवाल, माजिद हुसैन या जीसी लियोंग की पुस्तक, साथ में ऑक्सफोर्ड या ब्लैक स्वान का स्कूल एटलस। राजव्यवस्था। भारतीय राजव्यवस्था और एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई और भारतीय शासन जो कि एम लक्ष्मीकांत द्वारा ही लिखी गई है। अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह या लाल एवं लाल की पुस्तक। 9 से 12 तक के एनसीईआरटी सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। वेबसाइट MRUNAL.org के वीडियो लेक्चर। पर्यावरण। एनसीईआरटी और परीक्षा वाणी इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित परिस्थिति की पुस्तक। विज्ञान में प्रौद्योगिकी। 6ठी से 10वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी की किताबें और करंट अफेयर्स। भारतीय संस्कृति। पुष्पा बिष्ट सिन्हा, जवाहर बुक डिपो जो कि दिल्ली में है, या नितिन संघानिया की किताब और फाइन आर्ट्स के एनसीईआरटी की पुस्तक से भारतीय कला का इतिहास। आंतरिक सुरक्षा। अशोक कुमार एवं विपुल टाटा मैकग्रा हिल से प्रकाशित। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। समाचार पत्र, मासिक पत्रिका और कभी कभी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट MEA.gov.in। भारतीय समाज। श्यामाचरण दुबे, नेशनल बुक ट्रस्ट या राम आहूजा की पुस्तक और 11वीं-12वीं कक्षा की समाजशास्त्र की एनसीईआरटी की पुस्तकें। एथिक्स। मनोविज्ञान की एनसीईआरटी की पुस्तक, सरसरी तौर पर कुछ अच्छे लेखकों की किताबें। जनरल रीडिंग हैबिट। भारतीय दर्शन में वेदांत, बौद्ध, जैन दर्शन और गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर एवं विवेकानंद का दर्शन अच्छे से समझ लें। वैसे एथिक्स पर जी सुब्बाराव की पुस्तक पढ़ सकते हैं। निबंध राष्ट्रीय पुस्तकों की डॉक्टर विकास देवकीर्ति व निशांत जैन द्वारा लिखी गई है। साथ ही फुर्सत मिलने पर नेशनल बुक ट्रस्ट और प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न ज्ञानवर्धक पुस्तकें। करंट अफेयर्स। सबसे पहला अखबार द हिंदू और दैनिक जागरण या राष्ट्रीय संस्करण एक ही चीज है। दैनिक भास्कर व दैनिक हिंदुस्तान में पढ़ सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी में या आर्थिक मुद्दे और संपादकीय पृष्ठ। पत्रिकाएं। भारत सरकार की पत्रिका, योजना और यदि समय मिले तो कुरुक्षेत्र, दृष्टि, करंट अफेयर्स टुडे या विजन आईएएस मासिक बुकलेट का क्रॉनिकल। वक्त मिले तो फ्रंटलाइन भी पढ़ सकते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित इंडिया ईयर बुक भारत। साथ ही भारत सरकार की नवीनतम आर्थिक व सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं अच्छी तरह तैयार कर लें। इसके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइट उपयोगी हैं। सोच और भाषा शैली के विकास के लिए आहा जिंदगी और कादम्बिनी पत्रिकाएं। इन्हें फुर्सत के समय रुचि के अनुरूप पढ़ें। वेबसाइटें
india.gov.in, newsonair.com, pip.nic.in, mrunl.org, insitsoninindia.com, unacademy.in, afais.com, mygov.in, prsindia.org, दृष्टिis.com, gshind.com और भारत सरकार के विविध मंत्रालयों की वेबसाइटें। रेडियो टीवी, आकाशवाणी, डीडी न्यूज़, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी। राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम देश देशांतर सरोकार आदि विशेष रूप से उपयोगी हैं। फुर्सत में टीवी सीरियलों सत्यमेव जयते, प्रधानमंत्री, संविधान और भारत एक खोज के एपिसोड देख सकते हैं। उपयुक्त पुस्तकों के अतिरिक्त मेरा मानना है कि अपनी समझ और दृष्टिकोण के विकास के लिए भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, शासन व समकालीन इतिहास जैसे विषयों पर कुछ अच्छी व प्रामाणिक किताबें फुर्सत मिलने पर पढ़ सकते हैं। उदाहरणतः इन विषयों पर लिखने वाले कुछ मशहूर लेखक हैं अमर्त्य सेन, रामचंद्र गुहा, गुरुचरण दास, जयेंद्र रेजे, रजनी कोठारी, श्यामाचरण दुबे, कौशिक बसु, जगदीश भगवती, सुनील खिलनानी, प्रताप भानु मेहता, नंदन नीलकेनी, शशि थरूर, पी साईनाथ आदि। इनकी बहुत सी किताबों के अच्छे हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। यहाँ ध्यान रखें कि उपयुक्त पुस्तकों को पढ़ना कतई अनिवार्य नहीं है, पर मेरी सलाह है कि इनके लेखकों की पुस्तकों में 2-3 अपनी पसंदीदा और रुचिकर किताबें चुनकर फुर्सत में पढ़ डालें। पढ़कर अच्छा लगेगा। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में क्या पढ़ने जानने से भी ज़्यादा जरूरी है कि क्या न पढ़ें। इस संदर्भ में मेरी सलाह है कि आमतौर पर यूपीएससी की तैयारी के दौरान गैर प्रामाणिक और द्वितीय दर्जे की अध्ययन सामग्री से बचें। अच्छे और प्रामाणिक लेखक अमूमन अच्छी किताबें ही लिखते हैं। इसी तरह प्रतिष्ठित प्रकाशक भी किताबें छापते वक्त अपनी साख और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। भारत सरकार की किताबें, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी एवं वेबसाइटों का बेहिचक और भरपूर प्रयोग करें। साथ ही किताबों पत्रिकाओं तक खुद को सीमित न रखें। सूचना क्रांति के इस युग में इंटरनेट का समुचित उपयोग करते हुए उत्कृष्ट वेबसाइटें विजिट करते रहें। साथ ही आकाशवाणी, रेडियो, डीडी न्यूज़, राज्यसभा टीवी आदि को भी फॉलो करना बेहतर विकल्प है। कुछ चर्चित धारावाहिक जैसे प्रधानमंत्री, संविधान और सत्यमेव जयते के एपिसोड इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिन्हें फुर्सत में देकर आप बिना खास परिश्रम के ढेर सारी काम की बातें समझ सकते हैं। और अब अंत में बात करते हैं कैसे पढ़ें की। मुझे पुनः यह कहना है कि पढ़ने का कोई भी एक सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं है और सबसे के पढ़ाई के तरीके और रणनीतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। यूपीएससी की परीक्षाओं के विशेष संदर्भ में बात करें तो मेरी समझ में पढ़ाई के तरीके को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला, किसी एक विषय या टॉपिक पर एक ही अध्ययन सामग्री को पढ़ें। सामग्री को समेटने की कोशिश करें, फैलाएं नहीं, वरना रिवीजन असंभव सा हो जाएगा। दूसरा, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में समयबद्ध रिवीजन का खासा महत्व है, लिहाजा साप्ताहिक रिवीजन करते रहें और परीक्षा से ठीक पहले किन किन टॉपिक्स का संक्षेप में रिवीजन करना है उन्हें भी तय कर लें। तीसरा, जो कुछ भी जिस भी सामग्री से पढ़ें उसे डायरी में नोट जरूर कर लें। नियमित रिवीजन और परीक्षा पूर्व रिवीजन में यह डायरी बहुत कम आएगी। चौथा, नोट्स बनाने की आदत डालें। संक्षिप्त नोट्स बनाएं। जहाँ नोट्स बनाना संभव न हो वहाँ अध्ययन सामग्री पर अंडरलाइन या हाईलाइट कर सकते हैं। पांचवा, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की अति महत्वपूर्ण आलेखों की कतरने तक एक फाइल में लगा लेना बेहतर विकल्प है, क्योंकि अखबार और पत्रिकाएं दोबारा पढ़ पाना संभव नहीं हो पाता। छठा, कुछ टॉपिक्स एक बार में सरसरी तौर पर पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाते हैं, उनका रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। सातवां, महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री को आत्मसात करने के 2 या 3 चरण हो सकते हैं। सबसे पहले उसकी सरसरी निगाह से रुचिपूर्वक रीडिंग, उसके बाद महत्वपूर्ण बातें हाईलाइट करते हुए विस्तृत अध्ययन, अंतिम चरण है टॉपिक से जुड़े सवालों का विश्लेषण, उसके आयामों की खोज, बाकी पाठ्यक्रम से उसका अंतर्संबंध और ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का बड़ा फायदा है कि इससे टॉपिक्स कमोबेश याद हो जाते हैं। कोशिश करें कि ग्रुप ज़्यादा बड़ा न हो, केवल शांत श्रोता बनाकर सुने नहीं, बल्कि कुछ टॉपिक्स खुद भी औरों को समझाएं। आप पाएंगे कि आप उस टॉपिक के एक्सपर्ट हो गए हैं। नौवां, पढ़ने के साथ साथ नियमित तौर पर लिखते भी रहें। जो लिखें उसे किसी सीनियर या शिक्षक को दिखाकर उनके इनपुट्स लेते रहें, ताकि नियमित तौर पर सुधार हो सके। टेस्ट सीरीज में भी भाग ले सकते हैं। 10वां, एक कहावत है, इट इज़ बेटर टू रीड 1 बुक फॉर 10 टाइम्स देन टू रीड 10 बुक्स फॉर 1 टाइम। कहने का अभिप्राय है कि कम पढ़ने पर ठीक से पढ़ें। बाजार में अध्ययन सामग्रियों की भरमार है, उसमें खोलने की आवश्यकता नहीं है। हर विषय के अनुरूप सामग्री चुनें, उसे बार बार दोहराएं और लिखकर अभ्यास करें। निश्चित तौर पर आप सफलता के बहुत करीब होंगे। तो यह कंप्लीट हुआ हमारा अध्याय 4। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 5, जिसका नाम है प्रारंभिक परीक्षा सफलता की पहली सीढ़ी। जैसा कि आप जानते हैं, संघ और राज्य
राज्य लोक सेवा आयोगों की सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा ही सफलता की पहली सीढ़ी है। चूंकि प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा देने के लिए दावेदार बनते हैं, अतः प्रीलिम्स उत्तीर्ण करने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में आगे बढ़ने की पहली शर्त है। मेरी समझ में यह चरण परीक्षा का सबसे कठिन और असंभावित एवं अनुमानित यानी कि अनप्रिडिक्टेबल चरण है। यानी कि इस चरण में अटकलें या संभावनाएं जताना सबसे मुश्किल होता है। न तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामान्य अध्ययन के किस खंड से ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना है, और न ही यह कि सुरक्षित कट ऑफ स्कोर क्या होगा जिसके आसपास उत्तीर्ण होने की उम्मीद की जा सके। यह चरण कठिन इसलिए नहीं है कि इसकी तैयारी मुश्किल है, कठिन इसलिए है क्योंकि इस चरण में प्रतिस्पर्धा सबसे ज़्यादा है। यद्यपि प्रीलिम्स में सुनिश्चित सफलता के लिए सेफ स्कोर जरूरी है, पर प्रीलिम्स के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है, अनेक ऐसे टॉपर रहे हैं जिन्होंने यह चरण बिल्कुल किनारे पर यानी कट ऑफ से कुछ ही अंक ज़्यादा लगकर उत्तीर्ण किया और अंतिम रूप में बेहतरीन रैंक लाए। इस तरह कुल मिलाकर यह समझना जरूरी है कि यद्यपि प्रीलिम्स में किस्मत भी ठीक ठीक भूमिका निभाती है, पर प्रीलिम्स उत्तीर्ण करने का कोई विकल्प नहीं है और इस चरण को अनदेखा करने या हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। प्रीलिम्स में रिस्क न लें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का पहला चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा सबसे ज़्यादा असंभावित एवं अनुमानित है। यह एक ऐसा चरण है जिसमें हर साल लगभग 8-9 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और करीब 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेते हैं, जबकि कुछ हजार आमतौर पर कुल रिक्तियों के 12-13 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देने के लिए चयनित होते हैं। लिहाजा इस चरण में लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर और सुरक्षित विकल्प यह है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की रणनीति कुछ इस तरह बनाई जाए कि आपका प्रीलिम्स का स्कोर इतना हो कि आप सुरक्षित रूप से इस चरण को पार कर सकें। प्रारंभिक परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। आप जानते ही हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ही दिन में 2 पालियों में संपन्न होने वाली इस परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 3 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर 1 प्रश्न के बराबर अंक काट लिए जाते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें कुल 200 अंकों के 100 प्रश्न होते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र सीसेट के नाम से जाना जाता है। इसमें 200 अंकों के 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ष 2015 से अब दूसरे पेपर के अंक प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट में नहीं जुड़ते और इसे क्वालिफाई करना पर्याप्त है। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। सामान्य अध्ययन पेपर 1, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। दूसरा, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा, भारत का विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। चौथा, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आदि। पांचवा, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी की सामाजिक क्षेत्र में की गई पहलें आदि। छठा, पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए इस विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। सातवां, सामान्य विज्ञान। सामान्य अध्ययन पेपर 2, जिसको सी सेट के नाम से जाना जाता है। पहला, बोधगम्यता या अवबोध, एक ही नाम है। दूसरा, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल। तीसरा, तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता। चौथा, निर्णय लेना और समस्या समाधान। पांचवा, सामान्य मानसिक योग्यता। छठा, आधारभूत संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। 10वीं कक्षा का स्तर, डेटा इंटरप्रेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर। प्रारंभिक परीक्षा की समग्र तैयारी के आयाम। पहला, समझते हुए चीजों को याद करें। केवल रटने से बात नहीं बनेगी, पर यह भी ध्यान रहे कि कुछ चीजें ज्यों की त्यों भी याद करनी पड़ती है, जैसे अनुच्छेद 14 से 32 तक क्रम से मूल अधिकार। दूसरा, यद्यपि सीखने की आदत यानी एक अच्छा लर्नर होना हमेशा और हर मोड़ पर मदद करता है, पर प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जहां से जो सीखने या जानने को मिले उसे सीखते रहें। उदाहरण के तौर पर मेट्रो ट्रेन या एफएम रेडियो पर आने वाली सरकारी योजनाओं और जागरूकता संबंधी विज्ञापन भी कई बार बहुविकल्पीय सवालों में काम आ जाते हैं। इसी तरह इंडिया एयरबुक योजना, PIBIR आदि की खबरों के प्रति भी जागरूक रहें। कुल मिलाकर आंख कान खुले रखें। वैविध्यपूर्ण अध्ययन और जागरूकता इस चरण में बहुत काम आती है। जीएस के किसी एक खंड की तैयारी किसी दूसरे खंड में भी काम आ सकती है। तीसरा, प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के पहले पेपर में ज्यादातर खंड ऐसे हैं जो मुख्य परीक्षा में भी काम आते हैं, जैसे करंट अफेयर्स, इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, आर्थिक विकास और पर्यावरण। अतः इन खंडों पर ज्यादा फोकस करें क्योंकि ये खंड सिविल सेवा परीक्षा के सभी चरणों में काम आते हैं। चौथा, सामान्य अध्ययन के सभी खंडों से संबंधित नवीन समसामयिक घटनाओं पर विशेष ध्यान दें। जैसे सामान्य विज्ञान वाले खंड में समसामयिक उपलब्धियों और प्रौद्योगिकीय विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह उदाहरण के तौर पर हालिया विधेयक, संविधान संशोधन
अध्यादेश आदि, मौद्रिक नीति, बैंकिंग सुधार, जलवायु परिवर्तन, वार्ताओं का प्रभाव, संकट प्रजातियां, किसी नए भौगोलिक या सांस्कृतिक उत्खनन की खबर, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सम्मेलन और निर्णय आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पांचवा, यह अनुमान लगाना नामुमकिन ही है कि सामान्य अध्ययन के किस खंड यानी कि सेगमेंट से ज़्यादा सवाल आएंगे। कभी राजव्यवस्था और स्वतंत्रता आंदोलन से ज़्यादा सवाल आ जाते हैं तो कभी भूगोल और पर्यावरण से। वर्ष 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में किसी ने नहीं सोचा होगा कि करंट अफेयर्स से इतने सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि जीएस के सभी खंडों की तैयारी अच्छे से करें। छठा, प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करंट अफेयर्स तक सीमित नहीं की जा सकती। पिछले वर्षों में अधिकतर यह ट्रेंड रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 में जीएस के विविध खंडों की आधारभूत बेसिक समझ पर सवाल पूछे जाते रहे हैं। इसके लिए छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की किताबें पढ़नी चाहिए। इसी पुस्तक में एक अध्याय क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें और कैसे पढ़ें में पुस्तकों के व स्रोतों की विस्तृत सूची दी गई है। सातवां, करंट अफेयर्स में जो कुछ भी पढ़ें उसका बेसिक ज्ञान प्राप्त कर लें, क्योंकि अक्सर प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के सवाल सीधे न पूछकर सामान्य अध्ययन की ट्रेडिशनल जानकारी से जोड़कर पूछे जाते हैं। इस तरह आप आधारभूत पारंपरिक ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम को कनेक्ट करके प्रारंभिक परीक्षा की समग्र तैयारी कर सकते हैं। कैसे करें पेपर 2 यानी सी सेट की तैयारी। पेपर 2 का नाम यद्यपि सामान्य अध्ययन 2 है, पर यह सी सेट यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से ज़्यादा लोकप्रिय है। हालांकि अब यह पेपर क्वालिफाइंग ही रह गया है, पर प्रारंभिक परीक्षा आप तभी उत्तीर्ण कर पाएंगे जब इस पेपर में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त कर पाएंगे। यह पेपर दरअसल एप्टीट्यूड टेस्ट ही है, जिसमें आपकी विभिन्न कौशलों, योग्यताओं और क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। इनमें अबोध क्षमता, संचार कौशल, तार्किक योग्यता, विश्लेषण क्षमता, मानसिक योग्यता और संख्यात्मक अभियोग्यता आदि शामिल है। इसके लिए आधारभूत अंकगणित और सांख्यिकी, रीजनिंग, अवबोध क्षमता यानी कि कॉम्प्रिहेंशन पर बेसिक पकड़ जरूरी है। पेपर में अवबोध क्षमता से काफ़ी सवाल आते हैं। इन सवालों को सही तरीके से हल करने के लिए पढ़ने व समझने की गति तेज होना और सटीक उत्तर देने की क्षमता होना जरूरी है। लिहाजा तैयारी के स्तर पर मैं कहूँगा कि खूब पढ़ें और पढ़ने तथा अवबोध की गति व क्षमता में इजाफा करें। रही बात गणित और रीजनिंग की, तो इनसे ज़्यादा न डरें, क्योंकि इनका स्तर बहुत जटिल न होकर बेसिक और सामान्य होता है। गणित और रीजनिंग में मेरा मानना है कि हर टाइप के 8-10 सवाल हल करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी में अभ्यास का महत्व सर्वविदित है। इसमें तैयारी का बड़ा समय अभ्यास को दें। इस पेपर को लापरवाही से न देखें और इतनी पकड़ बना लें कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज़्यादा स्कोर आराम से ला सकें। प्रैक्टिस से राह होगी आसान। प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में अभ्यास का जबरदस्त महत्व है। अभ्यास पढ़ने की गति और सतर्कता यानी कि अलर्टनेस को बढ़ाता है और नेगेटिव मार्किंग से निपटने में भी मदद करता है। अतः अपने बेसिक तैयारी के बाद निरंतर अभ्यास को एक आदत बना लें। इस अभ्यास में पिछले वर्षों के पेपर, खासतौर पर नए पैटर्न 2011 के बाद के, विशेष रूप से उपयोगी हैं। इन पेपरों को समय समय पर देते रहने से ट्रेंड का अंदाजा होता है और हल करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। सो अलग। साथ ही आप चाहें तो किसी टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं या बाजार में अथवा ऑनलाइन मिलने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर घर बैठे हल करने का अभ्यास कर सकते हैं। पर अभ्यास करने का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जमकर अभ्यास करें। जिन प्रश्नों का टेस्ट में हल कर सके, बाद में उनके सही उत्तर देखकर उन्हें भी तैयारी में शामिल कर लें। इस तरह प्रीलिम्स में अधिकाधिक प्रश्नों का अभ्यास करें और उन प्रश्नों का अध्ययन सामग्री की तरह पढ़ भी लें। निगेटिव मार्किंग से कैसे निपटें। प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को हैंडल करना अपरिहार्य है और ऐसा केवल अभ्यास से ही किया जा सकता है। ध्यान दें, कभी भी यह न सोचें कि मुझे सारे के सारे सवाल हल करने ही हैं, और यह भी न भूलें कि किसी भी अभ्यर्थी को सारे सवालों के सही उत्तर मालूम नहीं है। मेरी राय में पहले राउंड में उन सवालों को हल करें जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं, यानी एकदम सुनिश्चित टाइप के सवालों को सबसे पहले हल करें। यह तय मानकर चलिए कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जिनमें आपको दृढ़ आत्मविश्वास नहीं होगा। कहीं कहीं 50-50 वाली स्थिति भी पैदा होगी। इसका एक कारगर तरीका है विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। यानी सबसे पहले ऐसे विकल्पों को काट दें जो निश्चित तौर पर गलत है। यदि इसके बाद भी 2 विकल्प बच जाते हैं तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि ऐसे में रिस्क लिया जा सकता है। कुछ अभ्यर्थी निगेटिव मार्किंग से इतना ज़्यादा आतंकित रहते हैं कि वे बहुत ही कम सवाल हल करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। यह भी समझदारी नहीं कही जा सकती। अतः ठीक संख्या में सवाल अटेम्प्ट करें। प्रारंभिक परीक्षा में कितने सवाल अटेम्प्ट किए जाएं, इसकी कोई आदर्श संख्या नहीं हो सकती। यह प्रश्न पत्र की कठिनता के स्तर, आपकी तैयारी और जानकारी के स्तर पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर निगेटिव मार्किंग को हैंडल करना एक कला है जो निरंतर टेस्ट पेपर हल करने और अभ्यास में सीखी जा सकती है। प्रारंभिक परीक्षा के ठीक पहले, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना कितना महत्वपूर्ण है यह हम सब जानते ही हैं। आइए समझे कि प्रीलिम्स परीक्षा के ठीक पहले की तनावपूर्ण घड़ी में कैसे
सहज रहकर सफलता हासिल करें। पहला, सबसे पहले तो मन में यह गलतफहमी निकाल दें कि आप पहले पढ़ी हुई चीज़ें भूल गए हैं। निश्चित रहें, परीक्षा भवन में आप सब कुछ पढ़ा हुआ रिकलेक्ट कर पाएंगे। इस बात का सिरदर्द बिल्कुल न पालें कि आपको पढ़ी हुई बातें याद हैं या नहीं। आपने साल भर जो कुछ भी पढ़ा है वह निश्चित रूप से आपके स्मृति पटल पर सुरक्षित है और वह जरूरत पड़ने पर स्वतः याद आ जाएगा। दूसरा, भरपूर विश्वास रखें कि आपकी तैयारी अच्छी है तो चयन की संभावनाएं भी ज़्यादा हैं। वैसे भी लाखों अभ्यर्थियों में गंभीर अभ्यर्थी काफ़ी कम ही होते हैं। तीसरा, निष्काम कर्मयोग यानी कि डिसइंटरेस्टेड एक्शन का सिद्धांत खासतौर पर प्रीलिम्स में बहुत सारा देता है। परीक्षा को तनाव मुक्त होकर देना हमारा काम है, उसके परिणाम की उधेड़ बुन में लगे रहने का कोई औचित्य नहीं है। प्रीलिम्स में असफल हो जाने वाले ज़्यादातर अभ्यर्थी यह स्वीकार करते हैं कि हमने सवाल का उत्तर जानने के बावजूद जल्दबाजी, तनाव, स्ट्रेस या वापों में गलत विकल्प चुन लिया या फिर गलत गोला भर दिया। तीसरा, रिवीजन ही करें, यह नया पढ़ने का समय नहीं है। हो सके तो एक बार राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और करंट अफेयर्स को दोबारा देख ले। पांचवा, निगेटिव मार्किंग से निपटने के लिए अभ्यास जरूरी है, लिहाजा टेस्ट पेपर हल करें और निगेटिव मार्किंग का गणित अच्छे से समझकर अपनी एक संभावित रणनीति बना लें। छठा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। सातवां, परीक्षा चूंकि सुबह होती है अतः आखिरी के दिनों में वक्त पर सोने और सुबह वक्त पर उठने की आदत डालें ताकि परीक्षा की सुबह तरोताजा होकर उठें। आठवां, किसी की देखा देखी अपनी नींद को नज़रअंदाज न करें और रोज 7 घंटे की नींद जरूर लें। नौवां, हल्का और सुपाच्य भोजन लें, फल सब्जियां सलाद का सेवन करें। 10वां, सुबह या शाम के समय आधा घंटा हरियाली के बीच जरूर टहलें। 11वां, अपने आराध्य पर और खुद पर आस्था बनाए रखें। 12वां, इधर उधर की बातों या वैध के तनाव से बचें और नकारात्मकता से क्वेश्चन के दूर रहें। परीक्षा हॉल में पहला, प्रीलिम्स में होने वाली एक आम गलती यह है कि हम सवाल को ध्यान से या सावधानी से नहीं पढ़ते। मसलन अगर किसी बहुविकल्प के प्रश्न में पूछा गया है कि कौन कौन से विकल्प सही नहीं है और जल्दबाजी या लापरवाही में हमने नहीं सोच पर ध्यान नहीं दिया तो पूरी तरह सही हो सकने वाला प्रश्न भी गलत हो जाएगा। अतः हर सवाल को धैर्यपूर्वक पढ़ें। दूसरा, प्रीलिम्स का पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आता है। मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि यदि आपको कोई शब्द या वाक्य एक भाषा में समझ नहीं आ रहा है तो दूसरी भाषा में उसका अनुवाद देख लें, कभी कभी उससे भी कुछ क्लू मिल जाता है। तीसरा, पेपर के पहले पन्ने पर दिए गए दिशा निर्देशों को जरूर पढ़ें। आगोत्र पत्र पर काले रंग के बॉल पेन से गोले भरने होते हैं, निर्देशानुसार सही तरीके से गोले भरें। चौथा, पेपर को देखकर ही आपको अंदाजा हो जाता है कि इस साल पेपर कैसा आया है। कुछ अभ्यर्थी कठिन पेपर देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि पेपर आसान हो या कठिन, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक जैसा ही है, अतः घबराए बगैर आसान परिस्थितियों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। पांचवा, कुछ अभ्यर्थी इतने ज़्यादा उतावले और व्यग्र होते हैं कि पहला पेपर देने के बाद दूसरा पेपर शुरू होने के पहले फर्स्ट पेपर के विकल्पों की जांच करने लगते हैं। यह सरासर गलत है। आप पहला पेपर कुछ घंटों के लिए भूल जाएं, खुद को थोड़ा रिलैक्स करें और तरोताजा होकर दूसरा पेपर देने पहुंचें। छठा, दोनों पेपर देने के तुरंत बाद उत्तर कुंज यानी कि आंसर की न ढूंढें। यदि आपको सही उत्तर जानने ही हैं तो आराम से 2-3 दिन बाद किसी अच्छी आंसर की से मिलान करें। ध्यान रहे कि कोई भी आंसर की 100% सही नहीं है। कट ऑफ कितना जाएगा, इन अटकलों में उलझे बगैर अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुड़ जाएं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।